नाज़रीन, प्रोग्राम एंकर्स व्यू में कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान होने वाली जंग के हवाले से। इजरायली फोर्सेस की जानिब से गजा पर बमबारी का सिलसिला जारी है और वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। इजरायली हुकूमत की जानिब से जितनी भी इमदादी कार्रवाई हैं उन पर भी अटैक किए जा रहे हैं, वो चाहे अस्पतालों के ऊपर अटैक हों, वो चाहे इमदादी सरगर्मियों के अंदर काम करने वाले कारकुनान हों। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शौकत पराचा भी मौजूद होंगे। सबसे पहले अपने दीगर साथी एंकर से हम बात करेंगे। शजीर, जिस तरह से ये पूरा जो क्राइसिस है डेवलप हो रहा है, इससे आपको क्या लगता है कि ये बात कहाँ जाके रुकेगी? क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में जो ये क्राइसिस ने जन्म लिया है, ऑल दो ये बहुत पुराना क्राइसिस है, लेकिन इसमें जो ताज़ा लहर आई है इसकी वजह से ये जंग तूल पकड़ेगी, प्रोलॉन्ग होगी और दीगर ममालिक भी इसका हिस्सा बन जाएंगे। बिल्कुल। अगर वैसे इस मौजूदा सूरत हाल को देखें, अच्छा थोड़ा सा हमें पीछे जाना चाहिए। G20 का इजलास हुआ था अभी भारत में, उसमें वाज़े तौर पर उन्होंने कहा था कि मज़ीद मुस्लिम ममालिक भी हम एक्सेप्ट करेंगे और ये बाकायदा तौर पे चैन चलेगी और ताकि एक राहदारी बाकायदा तौर पे ओपन होगी। आप देखें कि यहाँ पर जो सऊदी अरब का स्टैंड है बड़ा एक देर से हमें देखने में आया। वहाँ पर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो भी उस तरीके से खामोश बैठे हुए। यहाँ पर ईरान का किरदार बहुत ज़बरदस्त सामने आया है। लबनान का देख लें, मिस्र देख लें, शाम देख लें, किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम उम्मा का जो मजमूई तौर पर एक स्टैंस था वो बहुत कमज़ोर देखने में आया। और अगर इसी तरह इनका स्टैंस रहा और करारदादों जो कि अक़वाम मुत्तहिदा जो कि एक्चुअली फंक्शनल नहीं दिखाई देती सिवाय फूड प्रोग्राम के अलावा कि हम जो है वो राशन पहुँचा रहे हैं लोगों तक और इस तरीके से हम उनकी इमदादी सरगर्मियाँ करने के अलावा उसका कोई ख़ास अमल दखल नहीं है। वो UN की करारदादी थी जिसने फ़लस्तीन को यहाँ पर लाकर फंसाया है। आप उठा के देख लें तारीख, तो यहाँ तक जो मामला पहुँचा है UN की करारदादों को ही अगर देखना है तो फिर उसके तहत मसला फ़लस्तीन हल होने वाला नहीं है। आप दूसरी तरफ जाए, मुस्लिम उम्मा का जो किरदार है, मुस्लिम मालिक हैं, उनका यहाँ पर बहुत सख्त रिस्पॉन्स होना चाहिए था और पाकिस्तान का भी किरदार बहुत वाज़ेह होना चाहिए। तनाज़ा तो बहुत एक अरसे से चला आ रहा है, तनाज़ा तो एक बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है, लेकिन इस वक्त जो फ़लस्तीन में कंडीशन है लोगों की, लोग इस वक्त बिस्तर मर्ग में पड़े हुए हैं और इसराइल की जानिब से इमदाद वहाँ तक पहुँचने नहीं दी जा रही। मिस्र की जानिब से भी इमदाद भेजी गई, इसके अलावा फ्रांस ने भी इमदाद भेजी और दीगर ममालिक ने भी फ़लस्तीन के जितने भी ज़ख्मी हैं उनके लिए इमदाद भेजी, लेकिन उन तक इमदाद नहीं पहुंचने दी जा रही। इमदाद भी नहीं पहुंच पा रही है। बच्चों का वहाँ जो हाल है, छोटे छोटे नौमौलूद बच्चों की जो वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, हम सभी उन वीडियोस को देख रहे हैं। नौमौलूद 3 दिन का बच्चा, 4 दिन का बच्चा जो है वो इतनी बुरी कंडीशन में हम वीडियोस देख रहे हैं, ना वहाँ पर खुराक है, ना वहाँ पर बिजली है, गैस नहीं है। हमें इस वक्त बताया जा रहा है, तर्जुमान हमास खालिद कदूमी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं मजीद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। एक बार फिर से इजराइल और फ़लस्तीन की जो जंग जारी है उसमें ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कितना एडवांस हुई है इजरायली फोर्सेस, और जिस तरह से बताया जा रहा था कि ज़मीनी कार्रवाई की जाएगी और ऑलरेडी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तमाम तरफ से ब्लॉकेड है, क्या अपडेट करेंगे हमारे नाज़रीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक्चुअली कि आज 10th डे की वजूहत के बिना पर डॉक्टर खालिद कदूमी जो कि तर्जुमान हमास, उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। एक बार फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अब बात की जा रही है हमास की, किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया गया। आई गेस जो दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको जो रिस्पॉन्ड दिया है हमास ने वो बहुत ज़बरदस्त दिया है। और लेकिन वहाँ पर जो जंगी जराइम हो रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से वहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है, जो सिटीजन्स हैं वहाँ के, जो शहरी हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, नौमौलूद बच्चे उसमें मारे जा रहे हैं। आप किस तरीके से वॉर के जो एक रूल्स होते हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी करें, और क्या इसराइल के लिए कोई रूल नहीं होता? मैं इस बात पे हैरान हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा और साथ ही साथ अमेरिका खुद जो है वो बहुत बड़ा अलमबरदार बनता है, तो इसमें उसका जो किरदार है इंतहाई पैथेटिक। अगर अमेरिका तो इस वक्त 2 तरफ स्टैंड कर रहा है, एक तरफ वो कहता है कि कब्जा जो है वो बहुत गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और दूसरी जानिब वो बहरी और जो फ़िज़ाई है वो जो जितनी भी सहूलियात हैं वो फराहम कर रहा है इसराइल को। बिल्कुल, इसराइल की गजा पर बमबारी जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटे में मज़ीद 455 फ़लस्तीनी शहीद और 800 ज़ख्मी हो गए हैं। लेकिन जो सूरत हाल जन्म ले रही है और इसराइल के जो जंगी जराइम हैं उनके ऊपर मीडिया पर उस तरह से बात नहीं हो रही। पाकिस्तानी मीडिया या लोकल मीडिया तो उस पर किसी हद तक बात कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की अगर हम बात करें या इंटरनेशनल पावर्स की बात करें तो उसके ऊपर सरफ़ नज़र ही किया गया है। शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं, हुमा बकाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा, आप इंटरनेशनल अफेयर्स कवर कर चुके हैं और अभी भी करते हैं, आपकी ख़ास नज़र है इस मामले के ऊपर, आप वक्तन फ़वक्तन हमें अपडेट्स भी देते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि जो वेस्ट का एक रवैया है टुवर्ड्स पैलेस्टीनियन इशू,
वो इतना हिपोक्रेटिकल क्यों है? व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू कश्मीर और स्पेसिफिकली पैलेस्टाइन तो कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जहाँ तक कैपिटल्स हैं, हुकूमतें हैं, उनकी तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं नज़र आ रही, बल्कि जिस दिन ये क्राइसिस शुरू हुआ 7-8 तारीख को, तो सारे कैपिटल्स ने कहा कि जी हम इसराइल का जो सेल्फ डिफेंस का मामला है उसको तस्लीम करते हैं, जबकि पाकिस्तान हो या दीगर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इसको 7 अक्टूबर से नहीं देखते, बल्कि हम तो 45-46 से इसको देखते हैं कि जो जुल्म और बर्बरियत ये पहली दफ़ा नहीं है। 82 में भी शतीला और साबरा के कैंपों पर इसी तरह बमबारी की गई थी और फ़लस्तीनियों को फिर निकलने पे मजबूर किया गया था। 76 की वार हुई, 73 की वार हुई, फिर इजिप्ट इजराइल की वार हुई। हमेशा फ़लस्तीनी लूज़ करते रहे बेचारे पुअर पैलेस्टीनियंस, क्योंकि अमेरिका की भरपूर पुष्ट बनाई है इसराइल के लिए, और उसको भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि क्यों अमेरिकन गवर्नमेंट, वो रिपब्लिकन हो वो डेमोक्रेट्स हों, वो इसराइल को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसराइली लॉबी, यहूदी लॉबी, हमारे साथ रहेगा तर्जुमान हमास डॉक्टर खालिद कुदूमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर आपकी कीमत का बेहद शुक्रिया। बताइएगा इस वक्त ग्राउंड की क्या सूरत हाल है? ग्राउंड से भी जो है वो इजराइल ने हमला कर दिया है और जो जंगी रूल्स होते हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी कर रहा है। अभी अब तक मजीद क्या स्टैट्स आप तक पहुँच रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अभी सूरत हाल है कि दो गुल्लू है, यानी दो रूह है इसमें। एक रूह है कि हमारा मुजाहिदीन और हमारा अवाम जो इन्होंने एक बहादुरी को इजहार कर दिया है इस दुश्मन को सामना करने में। मैं शुरू करता हूँ कि जिस तरीके से अभी भी हमारा मुजाहिदीन के कॉम्बैटिंग एक्शन के ग्राउंड में हमारे मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर है, जिसको सेटलमेंट कहलाते हैं इन द नेबरहुड ऑफ गाज़ा, तकरीबन कोई 4 लोकेशंस में है। और साथ साथ है कि रात के टाइम से लेकर सुबह तक तकरीबन कोई 100 रॉकेट इन्होंने लॉन्च कर दिया है मुख्तलिफ मकबूजा फ़लस्तीनी शहरों के ऊपर, इजरायली मकामात के ऊपर है। और साथ साथ है कि अभी एक नुक्ता तारीख के लिहाज से एक गोल्डन लेजेंडरी अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस ने कि हज़ारों इजराइल को हलाकत में पहुंचाया और इनके जख्मी किया है। और सोल्जर्स की बात कर रहा हूँ, सेटलर्स की बात कर रहा हूँ। तो साथ साथ है कि मतलब काफी अभी। अच्छा खालिद साहब, आप जो बात बता रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। जाहिर है आप मिलिट्री टारगेट्स को और मिलिट्री पर्सनल्स को निशान, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। इजराइल के फाइटर जेट्स गजा स्ट्रिप और गजा शहर के अंदर बमबारी कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने बिल्डिंग्स को मलिया मेट किया है, पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है इजराइल के वॉर क्राइम्स को, लेकिन खामोशी नजर आ रही है। मुस्लिम उम्मा की बात करें, अरब ममालिक की बात करें, तो वो भी यूनिफाई नजर नहीं आते, कोई यूनिफाइंग फोर्स के तौर पर नजर नहीं आते। OIC डिसफंक्शनल है और इस्लामी ममालिक की जो दीगर इत्तेहादी तंजीमें हैं वो डिसफंक्शनल नजर आ रही हैं। क्या वजह है? वो तो यही बेसिक रीजन है कि हमारा तूफान अल-अक्सा शुरू हुआ है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी है अभी तक मालूम हुआ है कि फलस्तीन में कुछ हो रहा है। 75 साल से हमारा ऊपर जुल्म और तशद्दुद है और वॉर क्राइम्स का चल रहा है, और अभी आकर वलवला करके फलस्तीन में कुछ हो रहा है। वो इसीलिए है कि इजराइल को नुकसान मिला है, इजरायली आर्मी को नुकसान खाया है। देखिए अभी आपने जो जिक्र किया बहुत अच्छे तरीके से, OIC का आपको इजलास से वो कितना दफा मुलतवी हुआ है। अभी सुनने में आया है कि वो वेडनेसडे में होने वाले कमेटी के फॉरेन कमेटी के लेवल पर है, यानी इवन वज़ार खारजे के लेवल पर भी नहीं होगा। देखिए अभी मैं आपको ये बताते वक्त को आपको ये याद कराना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल स्टैंड है दुनिया में अभी काफी शिज़म हुआ है, काफी यानी दो तरह का हुआ, पोलराइजेशन काफी शदीद हुआ। इवन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अभी इख्तिलाफात हैं, अमेरिका और इजराइल के दरमियान में इख्तिलाफात पैदा हुआ। अभी हमने देखा है कि वो अपना कैसा कि खुद इजराइल के अंदर है कि इनका जो डिसीजन मेकर्स इख्तिलाफात है। कल नेतन्याहू गया है, सेटलमेंट्स के अंदर है, फैमिलीज से मिलना है, तो फैमिलीज इनको धक्का मार के निकाला और इसके अब स्पीच को कैंसिल कर दिया और नहीं होना चाहिए। साहब आपने दुरुस्त कहा, इजराइल के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं जो लिबरल आवाजें हैं और जो वॉर के अगेंस्ट हैं, वहां से आवाजें उठ रही हैं खुद इजरायली गवर्नमेंट के अगेंस्ट। डॉक्टर हुमा बकाई भी हमारे साथ मौजूद हैं।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का, आपको वेट करना पड़ा। जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, इसको देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या मशरिक़ वस्ता का जो क्राइसिस है ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा, दीगर मुमालिक भी इस जंग में शामिल हो जाएंगे? जिस तरह हमने देखा हिजबुल्लाह को भी टारगेट किया गया है, शाम के एयरबेस के ऊपर अटैक की गई है, तो आपको लगता है कि दीगर मुमालिक भी इसमें ऑन बोर्ड आ जाएंगे? जी, और इस खतरे का इजहार बर्मला अमेरिका में किया गया है और उन्होंने कहा है कि हम बहरी बेड़े इसीलिए मोबिलाइज कर रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट ना हो जाए, और जो उनको सबसे बड़ा खदशा है वो ये कि कहीं ईरान इसमें शामिल ना हो जाए। और अगर आप ज़्यादा बड़ी तस्वीर को सामने लाएं तो ईरान के शामिल होने से जो चाइना के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है। चाइना जो है वो इस वक्त मीडिएटर के तौर पे इमर्ज हो रहा है, वो मीडिएट करना चाहता है और उसका प्रो पैलेस्टाइन स्टांस है, क्योंकि उसने कहीं भी पैलेस्टीनियंस को या हमास को क्रिटिसाइज नहीं किया है। वो वही बात करता है जो दीगर हमारे जैसे ममालिक करते हैं कि जी इसको एक हफ्ते या 10 दिन पहले ना देखा जाए, इसे हिस्ट्री के तनाजुर में देखा जाए कि क्या हुआ कि तकरीबन हमास ने समझे ये तो खुदकुश हमला है। ये जो इजरायली रिटेलिएशन इस वक्त आप देख रहे हैं ये तो एक्सपेक्टेड थी। हमास को पता था कि इजराइल इसी तौर रिटेलिएट करेगा और यही कीमत उन्हें अदा करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस एक्शन की। लेकिन ऐसा लगता है कि अहम चीज ये भी है कि अगर देखा जाए कि यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो बढ़ रहे हैं, फूड पहुँचाया नहीं जा रहा, जो ईंधन की बात की जा रही है कि 1 दिन का ईंधन रह गया है। सो अगर ये भी ख़त्म हो जाता है, यूएन बार बार ही कह रहा है कि बाकायदा तौर पे अमन किया जाए। सो अमन किस तरीके से मुमकिन है, आप क्या समझती हैं? और क्या यूएन की जो करारदादें हो गई या फिर यूएन के बॉडी का कोई किसी किस्म की अहमियत है इन ममालिक के सामने, या जस्ट ये एक बॉडी के तौर पर देखा जाता है? जो बिगेस्ट वायलेटर्स हैं ऑफ यूएन रेजोल्यूशन वो 2 ही मुल्क हैं। सबसे बड़ा वायलेटर इजराइल है और दूसरा वायलेटर इंडिया है। मुझे जंगबंदी होती नजर नहीं आ रही। पीस कॉरिडोर शायद बन जाए, क्योंकि फिर वहाँ पर एज इट इज ह्यूमैनिटेरियन लॉ की धज्जियाँ उड़ गई और इंटरनेशनल धज्जियाँ उड़ गई हैं। पीस कॉरिडोर खुल जाएगा, लेकिन मैं एक और गुजारिश कर दूँ कि इजराइल भी बहुत सोच समझ कर अर्बन वॉरफेयर के लिए गजा के अंदर दाखिल होगा, क्योंकि यहाँ पर इजराइल के लिए ऐसे मसाइल खड़े हो सकते हैं जिनसे वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। साबिक मोसाद चीफ ने भी इस बात पर खबरदार किया है कि ग्राउंड ऑपरेशन करने से गुरेज किया जाए, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन अगर करते हैं तो उन्हें सुसाइड बॉम्बिंग का भी सामना करना पड़ सकता है और उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी इस तरह का नहीं है। डॉक्टर साहिबा, आपसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे भी बात करना चाहेंगे। इस वक्त बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल टेंपल ऑफ माउंट है उसे तोड़ देगा, उस पर कब्जा कर लेगा और फिर जाहिर है वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर कर सकती है। आप इस बारे में क्या कहें? मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड वॉर ट्रिगर ना हो और उससे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स हो, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा था ना कि उनके अपने लोगों ने एक फिक्रा इस्तेमाल किया है कि हमास की और पैलेस्टीनियंस की डेस्परेशन अब इस लेवल पर पहुंच गई है कि वो ये कहते हैं दैट इफ वी आर नॉट ऑन द टेबल वी विल पॉइजन द फूड। तो वो किसी भी कॉन्सिक्वेंस के लिए तैयार है। अच्छा उमा साहिबा, जंगी कवानीन जो है उनकी तो खिलाफ वर्जी हो ही रही है, बच्चे बूढ़े औरतें किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मुस्लिम्स तो वो लोग हैं नहीं, चले मान लेते हैं, लेकिन क्या इंसानियत के जो कानून है वो भी अब क्या समझती हैं आप? क्योंकि बच्चे 2 दिन के बच्चे 3 दिन के बच्चों पर भी जो है उन पर भी अटैक किया जा रहा है। ये पहली दफा तो नहीं हुआ। इजराइल हमेशा ये कहता है और सिविलियंस को मारता है ये कह के कि हमास जो है वो इनको एज ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करता है। इस वक्त इजराइल की जो डेस्परेशन है वो इसलिए भी बढ़ी हुई है कि इनके पास होस्टेजेस हैं और हमास ने टारगेट करके होस्टेज उठाए थे, क्योंकि वो वाहिद बार्गेनिंग चिप है जिससे इजराइल पे दबाव डाला जा सकता है। इजराइल पे यूएन का कोई दबाव असर नहीं करता, अमेरिका का जाहिर कोई दबाव नहीं है, वो तो पुष्ट पनाही करता है।
बकाई साहब हमारे साथ रहेगा सीनियर एंकर पर्सन तजनिकार शौकत पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शौकत साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे, आप क्या समझ किस तरीके से ये वॉर किसी भी तरीके से थम सकती है? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं वहाँ पर, बाकायदा तौर पर जो वेस्टर्न मीडिया यूजुअली जो वहाँ पर शो कर रहा है वो बिल्कुल एक अपोजिट पिक्चर शो कर रहा है और फेक हमलों को बाकायदा तौर पर दिखाया जा रहा है, जिससे उसको सबकी कभी सामना हुआ है। क्या समझते हैं कि जो इस वक्त मुस्लिम उम्मा है उनका क्या स्टैंड होना चाहिए और वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी हैं, किस तरीके से हल हो सकता है वहाँ? शुक्रिया। देखें, सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है और कंसर्न है उम्मत मुसलमान में भी, और आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जुलूस, लंदन में, बर्लिन में, पेरिस में, खुद अमेरिका में भी जुलूस निकल रहे हैं। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ का पहला कंसर्न है कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, आपने दुरुस्त सब ने कहा आप लोगों ने, कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले चुका है। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, कोई भी इस बर्बरियत से नहीं बच सका। तो पहली प्रायोरिटी अब 18 तारीख को, परसों, यानी OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास हो रहा है, पाकिस्तान भी जा रहा है, बाकी मुल्क भी आ रहे हैं, सऊदी अरब ने ये तलब किया है। तो एक कोशिश हो रही है कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जाए, क्योंकि UN के लेवल पर सिर्फ जनरल असेंबली नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ चाह रहे थे कि कोई ऐसी एक करारदाद ले आएँ जो बाइंडिंग हो सेक्शन 7 के तहत, चैप्टर 7 के तहत, और जिससे सारे जो है वो मिलकर इसराइल को इतना पावरफुल कर दें कि वो हर चीज़ तबाह कर दे। लेकिन चाइना ने और रशिया ने उसको अपोज किया है। एक तो 18 को ये मुस्लिम कंट्रीज़ का अपना है जिसमें एक पोजीशन ली जाएगी। फिर मत भूलिए ये जो 17-18 को चीन में BRF हो रहा है, पुतिन भी आ रहे हैं, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग होंगे। चीन ने तो बिल्कुल वादे तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ की मुखालफत कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को ख़त्म करें, वो लोगों को इस तरह से मैसूर ना किया जाए। जब पुतिन बैठ के वहाँ पर, या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, अगर वहाँ पे ये एजेंडा तो डेफिनेटली होगा। जब इतनी बड़ी तादाद में 25 जितने भी लोग हैं फ़लस्तीन में सब महसूर हैं, उनको कहा गया था कि नकल मकानी शुरू की जाए, और वो काफिलों की सूरत में जब फ़लस्तीन से निकलना चाह रहे हैं तो उन पे भी बमबारी की जा रही है, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, जो जुल्म करते हैं वेस्टर्नर वो तो करते हैं। मसलन इराक पे दुनिया ने तस्लीम नहीं किया था और वो चढ़ दौड़े थे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के प्रीटेक्स्ट पे, और फिर कह दिया था ओह वी आर सॉरी, गलत रिपोर्ट थी। लेकिन देखें, अफगानिस्तान में जब वो आए इसी तरह तबाह किया, 1 मिलियन के करीब अफगानी मारे। उस वक्त मैंडेट लेके आए थे। सो मैंडेट हो या ना हो, इराक में ख़ास तौर पर मुझे याद है उस वक्त बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जैक स्ट्रॉ और फ्रेंच वज़ीर ख़ारजा विलेपान की बाकायदा सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में मुंह मारी हुई थी, लेकिन बहरहाल वो चढ़ दौड़े थे। तो अभी हम कहें कि साहब, लेकिन इस वक्त भी तो ग्राउंड तैयार हो रहा है अगेंस्ट ईरान। आप देखें इंटरनेशनल मीडिया को जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इस सब के पीछे ईरान था, लॉजिस्टिक सपोर्ट थी, प्लानिंग थी। ईरान का नाम बार बार रिपीट किया जा रहा है। लेबनान भी खतरे में है, ईरान भी खतरे में है। देखें, सीरिया को उन्होंने तबाह करवा दिया, इराक को उन्होंने खुद तबाह कर दिया, जॉर्डन पहले से एग्रीमेंट कर चुका, अब इजिप्ट का एग्रीमेंट है। तो जो इसराइल को एक पोटेंशियल थ्रेट था वो तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब तो खुदा न खास्ता जैसे ग्रेटर इसराइल का उनका मंसूबा है कि गजा को साफ करते, ये जो कह रहे हैं ना कि निकल जाओ, उसका पर्पस यही है कि फ़लस्तीनियों को निकाल के ग्रेटर इसराइल को वो एक एंटिटी बना दें। लेकिन उसमें अब रुकावटें आ रही हैं, उसमें बड़ी पावर। तज़िया पेश करते तर्जुमान खालिद क़दूमी जो कि हमास के तर्जुमान है वो भी थे, हुमा बकाई साहिबा भी थी, सब अपना तज़िया पेश करते। एंड आई गेस जो ये OIC का इजलास हो रहा है इसमें बाकायदा तौर पर ये साबित करना चाहिए कि जो मुस्लिम उम्मा है, जो मुस्लिम मालिक हैं, उनका बाकायदा तौर पर एक स्टैंस है। वो एक फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत चाहते हैं और फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म जबर हो रहा है उसको ख़त्म होना चाहिए। इसी के साथ ही प्रोग्राम एंकर्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।